हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में यू गेट ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको डिटेल में आपको समझाया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले ही बता दूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल बहुत ही बखूबी प्ले करता है एक सेल के मेटाबॉलिज्म में। आइए इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पर आज नज़र डालते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का सवाल है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है और ये इजीली जो है वो नज़र नहीं आता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ये वैरी करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी सेल की फिजियोलॉजी कैसी है उस पर यह डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होगी। अगर मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेल तो उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। उनके जो शेप्स हैं, साइजेस हैं, वो भी डिफ़र करेंगे एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली उतने एक्टिव नहीं है। नाउ अगर हम टिपिकल एक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सॉसेज शेप्ड होता है। एक सॉसेज तश्तरी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी तरह होता है और सिलिंड्रिकल होता है, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोम्यू। और अगर लेंथ की बात करें तो ये करीब करीब 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोम्यू तक होता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज़ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। नाउ ईच माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं अगर पार्ट्स देख लें उनके, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन और बीच में इसकी मैट्रिक्स है। और ये जो इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही है दे आर कॉल्ड क्रिस्टी। और फिर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जबकि फिजियोलॉजी, स्पेशली रेस्पिरेशन का सवाल। जब रेस्पिरेशन की बात आती है, फिजियोलॉजी की बात आती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो पार्ट्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एज फार एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं दोबारा, तो इट्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा, विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में ये बढ़ जाती है। द इनर कंपार्टमेंट में एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई इनफोल्डिंग्स नहीं होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है पूरा कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है ऐसे चारों तरफ। ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन में आप इस तरह से इनफोल्डिंग्स नज़र देख रहे हैं, ठीक है ना। इनफोल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टी। नाउ आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस, जो एक लाइनिंग होती है, एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है सेल ऑर्गेनेल की, माइटोकॉन्ड्रिया की। और इनर मेम्ब्रेन जो है इट फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी। सिंगुलर जो है वो क्रिस्टा है, प्लूरल जो है वो क्रिस्टी है। और ये क्रिस्टी क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जहाँ भी सरफेस एरिया इंक्रीज होने की बात आती है, इसका मतलब वहाँ पर जो फिजियोलॉजी का जो फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसका रेट भी काफ़ी हाई हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। द होल फिजियोलॉजी बिकम्स मोर एफिशिएंट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial function, जैसा मैंने अभी आपको बताया।
जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, जैसा कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर कि ऑक्सीजन का रोल है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया और इनके ये मेम्ब्रेन्स विद देयर एंजाइम्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दे प्रोड्यूस द सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का सिंथेसिस करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, a very high energy yielding compound. Hence, mitochondria are called powerhouse of the cell. Powerhouse के नाम से mitochondria बहुत ही ज़्यादा famous है. The matrix also possess a single circular DNA. अक्सर ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर या ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद फ्यू आरएनए हो गया, और फिर कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और वो राइबोसोम्स किस साइज़ के होते हैं? 70S, जो कि एक प्रोकैरियोटिक, जैसा कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो भी 70S का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका साइज़ भी 70S साइज़ का होता है। और and the components required for the synthesis of proteins. ये सारे जो आप देख रहे हैं, डीएनए तो चलो उसका रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है, लेकिन आरएनए और राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स बाय फिशन, तो एक से अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आरएनए और राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स, इसकी आवश्यकता पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स बनाने में, ताकि जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करे तो जो डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनके जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ये प्रोटीन जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। थैंक यू।